हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ एचडी हेल्प में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 के सोशल साइंस यानी एसएसटी के बुक से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 मेजर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, मुदित शर्मा। ठीक है, आई होप उनका ये असली नेम हो, रियल नेम हो। तो मुदित शर्मा जी ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि इस चैप्टर का वीडियो तुरंत बना के भेज दीजिए, कल उनका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो सब अपने सब्सक्राइबर के लिए कुछ भी सही। तो लीजिए मुदित जी, मैंने आपकी बात मान ली और आज मैं आपको एक्सप्लेन करके और आपको वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। बाकी सभी लोगों के लिए वीडियो है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है आपका मेजर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इंडिया के जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 मेजर क्रॉप्स। क्रॉप्स आपकी कितने टाइप की होती है? तो क्रॉप्स आपकी 3 टाइप्स की होती है। आपकी बुक में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, लॉन्गमैन की बुक मैं यूज़ करता हूँ, तो लॉन्गमैन विस्टास की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मेजर क्रॉप्स आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। एक फूड क्रॉप्स होती हैं, दूसरी कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं और तीसरी क्या होती है? बेवरेज क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स और बेवरेज क्रॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं फूड क्रॉप्स को। ठीक है, ये मैंने चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है और आप भी अगर आपको इजीली याद करना है, इजीली लर्न करना है, आसानी से समझना है तो इस प्रकार का चार्ट आप भी बना लीजिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं और आप स्क्रीनशॉट यहाँ का ले लीजिए। एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये टेबल, ये चार्ट हमेशा अपने पास आप रखें, इससे आपका हमेशा के लिए तैयार रहेगा। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फूड क्रॉप्स हमारे सामने आते हैं वो राइस आते हैं। ठीक है, राइस अपने यहाँ का, इंडिया का क्या है, मेन स्टेपल फूड क्रॉप्स है। फूड क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं, जिनका हम प्रोडक्शन करते हैं, जिनको हम फील्ड में, खेतों में उगाते हैं। किसके लिए? तो इनके स्टॉक करने के लिए और इनको खाने के लिए। यानी ये जो क्रॉप्स होती हैं वो खाने पीने में यूज़ होती हैं और इंडिया जैसे कंट्रीज़ में मोस्टली वाइडेबल यूज़ होती हैं ये। ठीक है, ये हमारे प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से है। हमारे प्रमुख जो भोजन है, हमारा जो मेन फूड है, ठीक है, उसमें राइस ज़रूर होता है। ठीक है, तो फूड क्रॉप्स उस प्रकार की क्रॉप्स होती हैं जिनको प्रोडक्शन किया जाता है, जिनको उगाया जाता है, जिनकी खेती की जाती है इसी पर्पज़ के लिए ताकि उसको खाया जा सके, वो एडिबल होती हैं और उसको स्टॉक किया जा सके, उसको हम सुरक्षित भंडारण कर सकें, उसको स्टॉक कर सकें, आने वाले दिनों में भी हम इसको खा सकें। ठीक है, तो आपकी मेन क्रॉप्स राइस है। ठीक है, फूड क्रॉप्स। अब इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए यानी कि इसमें अच्छा खासा आपका गर्मी चाहिए। ठीक है, मानसून टाइप का मौसम हो, थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन हो, तो ये राइस के प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए आपको, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद से रेनफॉल की बात करें, बारिश की बात करें, तो इससे पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि 150 to 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 to 200 सेंटीमीटर, यानी कि अच्छी खासी बारिश इसको चाहिए, अच्छा खासा इसको पानी चाहिए। इरिगेशन यानी कि सिंचाई की अच्छी खासी ज़रूरत इसमें पड़ती है, तो इसमें आपको रेनफॉल ज़्यादा चाहिए। अब सॉइल किस टाइप की चाहिए, किस टाइप की मिट्टी में, किस टाइप की सॉइल में इसका प्रोडक्शन बेस्ट होता है, बेटर होता है? तो एलुवियल सॉइल में इसका प्रोडक्शन सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद से इंडिया में कहाँ कहाँ इसकी खेती की जाती है, कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, उसके बाद से आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, फिर बिहार में, फिर यूपी में और फिर पंजाब में। वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, बिहार, यूपी और पंजाब में इसकी खेती की जाती है। वर्ल्ड वाइड की बात करें, पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका चाइना में होता है राइस का, उसके बाद से इंडिया में, फिर आपका बांग्लादेश में होता है। ठीक है, अब आइए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि वीट। दूसरी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स क्या है आपके कंट्री में? वीट यानी कि गेहूँ है।
राइस मतलब चावल, व्हीट मतलब गेहूँ। तो गेहूं की खेती के लिए, व्हीट के प्रोडक्शन के लिए, इसके एग्रीकल्चर के लिए जो आपको टेम्परेचर चाहिए ये आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है। यानी इसके लिए ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो चाहिए ही, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, कूल चाहिए, ठीक है, ठंडी का मौसम चाहिए व्हीट के प्रोडक्शन के लिए। इसके लिए बात करें रेनफॉल की, तो इसमें रेनफॉल की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। राइस के कंपैरिजन में चावल के मुकाबले ओनली 50 टू 75 सेंटीमीटर इसके लिए आपको रेनफॉल चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, ठीक है। बात करें सॉइल की, किस प्रकार की मिट्टी में, किस प्रकार के सॉइल में इसका प्रोडक्शन बेस्ट होता है, तो लोमी सॉइल में वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, सूखी हुई, ठीक है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, नहीं, वेल ड्रेन्ड नहीं, केवल लोमी सॉइल चाहिए और ब्लैक सॉइल चाहिए। ब्लैक सॉइल में भी गेहूं उगता है, उसकी खेती होती है, और लोमी सॉइल में भी गेहूं यानी व्हीट की खेती या एग्रीकल्चर होता है। बात करें इसके प्रोडक्शन एरियाज़ की, कि इंडिया में कहाँ कहाँ इसकी एग्रीकल्चर ज़्यादा किया जाता है, इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं व्हीट के अकॉर्डिंग, लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं आपके यूपी में, स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर यूपी में, फिर एमपी में। व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़, लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की बात करें इंडिया में, तो पंजाब नंबर 1, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 यूपी और नंबर 4 एमपी में यानी मध्य प्रदेश में होता है। पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें, इंडिया के बाहर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्हीट आपका रशिया में, फिर यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में और इंडिया में। आप देख रहे हैं कि व्हीट प्रोडक्शन में, गेहूं के खेती में, ठीक है, इंडिया का कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर है। और राइस प्रोडक्शन में कितना है, नंबर 2, ठीक है। अब आइए बात करते हैं थर्ड जो आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है फूड क्रॉप में, वो मेज़ यानी कि मक्का, जिसे लोकल लैंग्वेज में मकई भी कहते हैं, कॉर्न कहते हैं, मकई कहते हैं, मक्का कहते हैं, मेज़ कहते हैं। ये भी आपके विंटर सीजन का ये आपका क्रॉप है, ठीक है, ये भी आपका रबी क्रॉप है। व्हीट आपका रबी क्रॉप में आता है, रबी सीजन के क्रॉप में आता है। मेज़ भी आपका रबी सीजन के क्रॉप में आता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, जो कि कम है, और इसके लिए भी रेनफॉल यानी पानी कितना चाहिए, बारिश कितनी चाहिए, मानसून कितना चाहिए, तो 50 टू 75 सेंटीमीटर चाहिए। और इसका प्रोडक्शन के लिए सॉइल कैसी आपकी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड, ठीक है, सूखी हुई सॉइल होनी चाहिए, लोमी सॉइल होनी चाहिए, सूखी हुई, ठीक है। और मेज़ के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये आपका फूड एंड फॉडर दोनों के लिए यूज़ होता है। फूड एंड फॉडर का मतलब क्या होता है कि खाने के लिए भी यूज़ होता है, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको चारे के रूप में देने के लिए भी यूज़ होता है। यानी जो हम गाय भैंस पाले रहते हैं उनके लिए जब मक्का तोड़ लिया जाता है, जब कॉर्न तोड़ लिया जाता है, तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको चारे के रूप में, एनिमल्स के फूड के रूप में भी यूज़ होता है। तो मेज़ ही एक ऐसा आपका क्रॉप है, फूड क्रॉप के कैटेगरी में आता है, जो फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज़ होता है, यानी कि इंसानों के लिए भी यूज़ होता है और एनिमल्स के लिए, पेट एनिमल्स के लिए चारे के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके बाद से आपका आता है लास्ट वाला मिलेट, यानी मिलेट का मतलब होता है कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन का मतलब होता है मोटा अनाज, ठीक है। मोटा अनाज में आपका ज्वार, बाजरा, रागी ये सब आते हैं। इसके लिए आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड आपको टेम्परेचर इसके लिए चाहिए। और बात करें रेनफॉल की तो बहुत कम बारिश चाहिए इसके लिए। ऐसे अनाज हैं, ऐसे क्रॉप्स हैं जो कम पानी में, कम इरिगेशन के साथ भी इसको आप उगा सकते हैं, इसकी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसके लिए सैंड सॉइल कैसी चाहिए, सैंडी सॉइल चाहिए, सैंडी यानी कि बालुई सॉइल चाहिए। और इसका जो आपका ये प्रोडक्शन है तो कर्नाटका, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 और यूएसए नंबर 3। मेज़ मक्के की बात करें तो मेज़ के प्रोडक्शन में यूपी आपका नंबर 1 है, एमपी उसके बाद है, मध्य प्रदेश है, फिर बिहार, फिर आपका कर्नाटका है। और पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो यूएसए आपका मेज़ के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, फिर चाइना आपका दूसरा है, रशिया आपका तीसरा है। तो ये रही आपकी इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। फूड क्रॉप्स में राइस है, व्हीट है, मेज़ है, मिलेट है। यानी
मेन फॉर्म में इसेंशियली प्रमुख रूप से यही जो आपकी क्रॉप्स होती हैं इनका यूज़ खाने के लिए किया जाता है, जिससे हम स्टेपल क्रॉप भी कहते हैं, स्टेपल फूड भी कहते हैं, ठीक है, और इनको हम फूड क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स। पहला मैंने फूड क्रॉप्स आपको पढ़ा दिया, सेकेंड आपका क्या है कॉमर्शियल क्रॉप्स, और थर्ड आपका क्या है फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। तो आइए समझते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स के बारे में। कॉमर्शियल क्रॉप्स ऐसे टाइप की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जिनका प्रोडक्शन किया जाता है, जिनका एग्रीकल्चर किया जाता है, वो फूड के पर्पज़ से नहीं है, ठीक है, इनको सेल करके पैसा कमाने के पर्पज़ से इनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। कमर्शियल क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको एग्रीकल्चर किया जाता है, जिनकी खेती की जाती है, जिनका प्रोडक्शन किया जाता है मार्केट में सेल करने के लिए और उससे इनकम बनाने के लिए, ठीक है। ये जो क्रॉप्स आपकी होती हैं, ठीक है, इन्हें आप डायरेक्टली एज ए फूड नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में इनको यूज़ करते हैं, लेकिन एज ए डायरेक्ट फूड के रूप में, स्टेपल फूड के रूप में इनको आप यूज़ नहीं करते हैं। तो इंडिया की जो सबसे मेन कॉमर्शियल क्रॉप्स है वो आपकी है शुगर केन, ठीक है, यानी गन्ना, जिससे शुगर बनती है, चीनी बनती है, ठीक है। शुगर केन आपका यहाँ का क्या है, तो मेन आपका कॉमर्शियल क्रॉप्स है। अब आइए इसके लिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इसके एग्रीकल्चर के लिए, इसकी खेती के लिए टेम्परेचर हमको कितना चाहिए। सो 21 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक का हमको टेम्परेचर चाहिए, यानी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना बहुत कम चाहिए ना बहुत ज़्यादा चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल इसके लिए लो चाहिए, यानी कम पानी में भी इसको आप उगा सकते हैं, इसकी एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। सॉइल कैसी चाहिए, तो ये लोमी सॉइल में भी पैदा होता है और ब्लैक सॉइल में भी इसका एग्रीकल्चर किया जा सकता है, यानी लोमी सॉइल रहे या ब्लैक सॉइल रहे तो शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। बात करें इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की, इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसके हैं, तो आपका यूपी है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और कर्नाटका है। इन सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, तो आपके यूपी में किया जाता है, उसके बाद से महाराष्ट्र में किया जाता है। इससे एक और फैक्ट निकलता है कि जब सबसे ज़्यादा शुगर यूपी में प्रोड्यूस किया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो शुगर मिल्स हैं वो भी आपकी यूपी में है। उसके बाद से उससे कम शुगर मिल्स आपकी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यानी यूपी और महाराष्ट्र में इंडिया की 50% से ज़्यादा क्या हैं आपकी शुगर मिल्स हैं। और सबसे पहली जो आपकी शुगर मिल्स खुली थी वो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में खुली थी, यूपी के 1907 या 1903 में खोली गई थी प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री। तो यूपी शुगर मिल्स के मामले में, शुगर फैक्ट्री के मामले में नंबर 1 है। महाराष्ट्र में भी आपकी बहुत सारी शुगर मिलें हैं, कुछ गवर्नमेंट हैं, कुछ कोऑपरेटिव्स मिल्स आपकी हैं, कुछ प्राइवेट मिल्स भी हैं। यूपी में भी कुछ गवर्नमेंट मिल्स हैं, कुछ कोऑपरेटिव मिल्स हैं और कुछ प्राइवेट मिल्स हैं। उसके बाद से बात करें वर्ल्ड लेवल की, तो वर्ल्ड लेवल में, ठीक है, इंडिया आपका सबसे नंबर 1 पे आता है शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में। फिर उसके बाद से क्यूबा आता है, फिर ब्राज़ील आता है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। और अगर शुगर केन का प्रोडक्शन आपको ज़्यादा बढ़ाना है तो फर्टिलाइज़र का यूज़ आप ज़्यादा करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन आपको ज़्यादा बढ़ानी होती है तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप उसके लिए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स। यानी अगर कीड़े वड़े लग जाए फसल में, कोई बीमारी लग जाए तो उसके लिए हम मेडिसिन का छिड़काव करते हैं, उसी को पेस्टिसाइड कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद से तो फर्टिलाइजर्स का भी हम यूज़ करते हैं, यानी खाद वगैरह का भी हमको यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद से आपका आता है, और शुगर केन के एग्रीकल्चर को प्लांटेशन भी कहते हैं, यानी कॉमर्शियल क्रॉप्स को प्लांटेशन क्रॉप्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। कॉमर्शियल क्रॉप्स को कहीं कहीं प्लांटेशन क्रॉप्स भी कहा जाता है। उसके बाद से आपका नंबर आता है फाइबर क्रॉप्स का। किसका नंबर आता है, फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो फाइबर क्रॉप्स में ऐसी क्रॉप्स आती हैं, ठीक है, जिनका यूज़ एनी हाउ किसी तरह हम खाने पीने में नहीं कर सकते, इससे प्रोडक्शन में किया जाता है, इसका यूज़ मैन्युफैक्चर में किया जाता है, सामान बनाने में किया जाता है, ठीक है। इन्हें फाइबर क्रॉप्स इसलिए कहते हैं, फाइबर क्रॉप्स इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे
हमको धागे मिलते हैं, रेशा मिलता है, थ्रेड मिलता है, धागे मिलते हैं, जिससे हम कपड़े वीव करते हैं, कपड़े बनाते हैं। ठीक है, इससे हमको रेशा निकलता है, धागा निकलता है, थ्रेड निकलता है, इसीलिए फाइबर निकलता है, इसीलिए हम इनको फाइबर क्रॉप कहते हैं। तो इंडिया के जो सबसे मेन फाइबर क्रॉप्स है वो आपकी है कॉटन। हम और आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो कॉटन, ठीक है, के लिए हम उसकी एग्रीकल्चर करते हैं, उगाते हैं, उगाने के साथ साथ उसमें फूल लगता है, फूल में रुई जैसा आपका एक निकलता है, उससे जाता है वो रॉ मटेरियल के रूप में, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसमें पतले पतले रेसे थ्रेड निकालते हैं, और थ्रेड निकालने के बाद से उनका स्पिनिंग होता है, उनका वीविंग होता है, तब जाके आपके गारमेंट से कपड़े तैयार होते हैं। तो कॉटन आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट फाइबर क्रॉप्स आपकी इंडिया की है। इसके प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर आपको कैसा चाहिए था, 25 डिग्री चाहिए, यानी हॉट एंड ह्यूमिड आपका क्लाइमेट चाहिए। समर सीजन में होता है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट आपका होता है। रेनफॉल की बात करें तो 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल इसको चाहिए। ठीक है, बारिश आपकी थोड़ा बहुत होना चाहिए, अच्छा खासा बारिश इसको लगता है। उसके बाद से इसका प्रोडक्शन कौन से सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है, इसके लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है, बेटर सॉइल कौन सी है, तो इसीलिए बेस्ट सॉइल आपकी ब्लैक सॉइल है और अलुवियल सॉइल है। या तो अलुवियल सॉइल में ये उगता है, इसकी खेती की जाती है, इसकी एग्रीकल्चर की जाती है, और नहीं तो ब्लैक सॉइल में इसकी एग्रीकल्चर की जाती है। बात करें इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की, तो क्लियरली मेंशन हो रहा है कि जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल और अलुवियल सॉइल पाई जाएंगी वहीं वहीं इसका प्रोडक्शन होगा। तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में और पंजाब में कॉटन अधिक अमाउंट में उगाया जाता है। और वर्ल्ड लेवल की बात करें, पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा कॉटन आपका प्रोडक्शन कहाँ होता है, यूएसए में होता है, फिर चाइना में, फिर इंडिया में, फिर पाकिस्तान में होता है। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं दूसरे फाइबर क्रॉप्स की, तो उसको कहते हैं जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, सुनहला रेशा भी कहते हैं। ठीक है, अब आप समझेंगे, आपको क्वेश्चन यहाँ पे जानना चाहिए कि जूट क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। तो चटाई बनाने में, ठीक है, जैसे फसल वगैरह, गेहूँ, चावल आप कहाँ रखते हैं, तो बोरा में रखते हैं, सैक में रखते हैं, सैक्स, SACK, सैक में रखते हैं, सैक बनाने में, ठीक है, बोरा बनाने में, चटाई बनाने में, ठीक है, और फिर आपका मैट बनाने में, दरी बनाने में, ये सब चीज़ें बनाने में, रस्सी बनाने में, रोप बनाने में, ये सब चीज़ें बनाने में जूट का यूज़ होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पज़ से भी इसका यूज़ होता है। जैसे हम गेहूँ, अनाज, प्याज, टमाटर, आलू किस में रखते हैं, तो सैक में, यानी कि बोरी या बोरा में रखते हैं, तो उससे रस्सी बनाने में यूज़ होता है, बोरा बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, चटाई बनाने में यूज़ होता है, दरी बनाने में यूज़ होता है, बहुत सारे काम में जूट आपका यूज़ होता है। इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसके एग्रीकल्चर के लिए जो आपका आइडियल टेम्परेचर चाहिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और इसके बाद से बात करें रेनफॉल की, तो 150 सेंटीमीटर इसके लिए रेनफॉल, यानी अच्छी खासी रेनफॉल इसके लिए चाहिए। उसके बाद से बात करें सॉइल की, तो ये एलुवियल सॉइल में परफेक्ट इसके लिए है, सूटेबल है, और एलुवियल सॉइल में इसकी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब इंडिया में कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, आसाम में उससे कम, बिहार में उससे कम। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो इंडिया सबसे टॉप पे है जूट के प्रोडक्शन के मामले में, फिर बांग्लादेश है, फिर आपका ब्राज़ील है। ठीक है, तो आपने कमर्शियल क्रॉप्स भी देख लिया और आपने फाइबर क्रॉप्स भी देख लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं बेवरेज क्रॉप्स के बारे में। अब ये लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो आपका है बेवरेज, यानी बेवरेज का मतलब क्या होता है आपका, कि पेय पदार्थ के रूप में, यानी कि ड्रिंकिंग पर्पस के रूप में। तो ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनका यूज़ हम करते हैं, जिनका हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिनका हम प्रोडक्शन करते हैं, और यूज़ कैसे करते हैं, तो ड्रिंकिंग पर्पस के रूप में, यानी पीने के लिए, ठीक है, पेय पदार्थ के रूप में, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी बेवरेज क्रॉप है आपकी इंडिया की, वो है आपकी टी, चाय। ठीक है, टी क्या है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स इंडिया की है। इंडिया टी के प्रोडक्शन के मामले में भी अच्छा खासा रैंक रखता है, और टी प्रोडक्शन करके सेल करने में भी अच्छा खासा रैंक रखता है, यानी यहाँ कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है और सेलिंग भी ज़्यादा होती है। और ये सबसे पॉपुलर क्या है आपकी बेवरेज है।
ठीक है, सबसे पॉपुलर ड्रिंकिंग सब्सटेंस यानी कि पदार्थ है आपका। तो टी के एग्रीकल्चर के लिए 25 डिग्री का आपको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा भी आपका नहीं चाहिए, मॉडरेट आपका टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए। ये माउंटेन एरियाज में ज़्यादा होते हैं। इनके एग्रीकल्चर के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ये होता है कि ठहरे हुए यानी कि अगर कोई वाटर है वो रुका हुआ है, रुके हुए पानी में ये पौधे गल जाते हैं, ये हो नहीं पाते हैं। इनके लिए फ्लोइंग वाटर चाहिए, यानी इनकी टी का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, प्लांट होता है, उसके प्लांट के रूट्स में यानी कि जड़ में वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, वाटर जमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इसके एग्रीकल्चर के लिए स्टेयरकेस बनाया जाता है, सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। जैसे आप स्टेयर्स लेते हैं ना, सीढ़ी चढ़ते हैं स्टेयर्स, तो इस प्रकार से होता है। ये ऐसे रहेंगे, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, ठीक है। यानी कि स्लोप नुमा होता है, स्लोप बनाया जाता है, ढाल बनाया जाता है, ऊंचे से लेकर के धीरे धीरे ये ऐसे स्लोप बनाया जाता है, ऐसे ऐसे करके स्टेयरकेस बनाए जाते हैं, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, ताकि वाटर जब पड़े, बारिश जब हो तो एक बूंद भी पानी उनके जड़ों में न रुके, सीधे सीधे पानी नीचे फ्लो हो जाए, नीचे बहने लगे, ठीक है। रेनफॉल इसके लिए 200 सेंटीमीटर चाहिए, बहुत ही अच्छा खासा ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल चाहिए, इसीलिए स्टेयरकेस नुमा बनाया जाता है, ताकि पानी ऊपर गिरे तो स्लोप रहे तो आसानी से पानी नीचे चला जाए। सॉइल कैसी चाहिए इसके लिए, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, सूखी मिट्टी चाहिए, सूखी सॉइल चाहिए। इसका प्रोडक्शन आपका इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की बात करें तो आसाम में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अदर पार्ट में इंडिया में इसका कहीं एग्रीकल्चर नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन वैसे सूटेबल नहीं पाए जाते आसाम में, वेस्ट बंगाल में, केरला में और तमिलनाडु में। और पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो इंडिया नंबर 1 प्रोडक्शन के मामले में है, श्रीलंका नंबर 2, चाइना नंबर 3। बेसिकली टी जो आपका है वो इंडिया का प्लांट नहीं है, ये चाइना का प्लांट है। चाइना के यूनान नाम के प्रोविंस में, वहाँ के पहाड़ों में सबसे पहले इस प्लांट को उगाया गया था, वहीं से आया, ठीक है। जब ब्रिटिश का यहाँ पे रूल था, जब ब्रिटिश यहाँ पे थे तो ब्रिटिश यहाँ से इंडिगो चाइना को बेचा करते थे और चाइना से टी के रूप में ये उनसे वापस लिया करते थे। यहाँ से इंडिगो जाता था, वहाँ से टी आता था। तो बेसिकली टी आपका क्या है, तो ये इंडिया का प्लांट नहीं है, ये आपका चाइना का प्लांट है, सबसे पहले वहीं पे ये उगाया गया था। बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी की 3 वैरायटी होती हैं, ठीक है। कॉफ़ी के प्लांट का 3 वैरायटी होता है, उसके 3 वैरायटी होते हैं, 3 वैरायटी होते हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। और सबसे टॉप क्वालिटी की जो वैरायटी होती है वो आपकी अरेबिका होती है, अरेबिका होती है, रोबस्टा और लिबेरिका इसके अदर आपके वैरायटीज़ हैं, ठीक है। इंडिया में अरेबिका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसकी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होती है। इसके एग्रीकल्चर के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए, तो 14 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री तक का टेम्परेचर हमको चाहिए। बात करें रेनफॉल की तो टी से थोड़ा सा कम 150 सेंटीमीटर रेनफॉल आपका चाहिए, यानी फिर भी इसको भी अच्छा खासा बारिश चाहिए, रेनफॉल चाहिए, यानी वाटर चाहिए। सॉइल इसके लिए भी वही होता है, वेल ड्रेन्ड सूखा हुआ सॉइल होता है, ड्राई सॉइल होता है। और इंडिया में यह केवल 2 स्टेट में, ओनली 2 स्टेट में पाया जाता है, कर्नाटका और तमिलनाडु। कर्नाटका में इसके गार्डन पाए जाते हैं और तमिलनाडु में भी इसके गार्डन पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, यानी कि इनका प्लांटेशन किया जाता है, इनके लिए गार्डन ही बना दिया जाता है, ठीक है। टी गार्डन, कॉफ़ी गार्डन, ठीक है। छोटे छोटे इसके पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं और इनको प्लांटेशन करके किया जाता है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू और मैक्सिको में ये आपके वर्ल्ड लेवल पे पाए जाते हैं। इसके बाद से एक और हेडिंग आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जो शुरुआत हुई वो ग्रीन रेवोल्यूशन से हुई, 1975 के बाद हुई। 1975 से पहले हम इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे कि राइस और वीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगा सकें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तब भी ज़्यादा थी, अभी भी ज़्यादा है। तो अमेरिका से हम वीट वगैरह, राइस वगैरह मंगवाते थे। 75 में क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया। एस स्वामीनाथन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मजबूत, ठीक है, और ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले सीड को बनाया। क्रॉस सीड थे ये,
ठीक है, बनाया। तो उस सीड को जब खेतों में लगाया गया, प्रोडक्शन जब करवाया गया, तो उससे प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के बीज बनने लगे इंडिया में। तो यूपी में, पंजाब में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, इन सब जो आपके स्टेट थे, ये क्रॉप प्रोडक्शन में यानी वीट, राइस, मेज प्रोडक्शन में इंडिपेंडेंट हो गए। उसके बाद से एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया गया और रिसर्च वगैरह तो चलता रहता है, ठीक है। सॉइल के वेरिफिकेशन के लिए भी अपने यहाँ फैसिलिटी, यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पे सॉइल आप टेस्टिंग करा सकते हैं कि आपके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम है, या आपकी सॉइल की पावर लूज़ हो रही है, कि आपकी सॉइल डेड हो रही है। तो आप वहाँ सॉइल लेकर के जाएंगे, वो आपका टेस्ट करके रिपोर्ट आपको दे देंगे। साइंटिफिक मेथड भी आजकल इंडिया में अडॉप्ट होने लगे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। पहले से काफ़ी अधिक फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर में बढ़ी है, न्यू न्यू टेक्निक्स आई हैं, क्रॉपिंग पैटर्न आया है और सब कुछ डेवलपमेंट भी आपका हुआ है पहले से ज़्यादा। अब आजकल फार्मर्स को एग्रीकल्चर लोन भी दिया जा रहा है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में उनको लोन दिया जाता है, ठीक है। पहले से अधिक डेवलपमेंट आपका हुआ है और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा कोई भी फार्मर सुसाइड ना करने पाए, फार्मर्स के पास पैसे हैं, फार्मर्स भी हैप्पी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर आपका फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए।